गुड मॉर्निंग, वेलकम ऑल ऑफ यू। हमारी क्लास में एक बार फिर से आपका वेलकम है, स्वागत है। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। वी हैव ए क्विक रिव्यू ऑफ दिस मॉडल बिकॉज दिस इज़ रिड्यूस सिलेबस, बट मैं आपको इसको बताना चाहता हूँ बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो रदरफोर्ड ने अपना मॉडल किस तरह से बताया कि व्हाट इज़ the structure of atom, what is the structure of atom. So Rutherford, see this experiment. Rutherford and his students Hans Geiger, Ernest Marsden bombarded very thin gold foil with alpha particle. Rutherford's famous alpha particle scattering experiment. This is the Rutherford scattering experiment. इसने क्या किया? अल्फा पार्टिकल. What is alpha particle? अल्फा पार्टिकल, ये अल्फ़ा पार्टिकल क्या है? सो अल्फ़ा पार्टिकल हम बोलते हैं हीलियम 2+। जो हीलियम होता है, जब इसके 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दें तो इसको हम अल्फ़ा पार्टिकल बोलेंगे। सो हीलियम 2+ इज़ नोन एज अल्फ़ा पार्टिकल। हीलियम इज़ ए गैस एंड इसके 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दें, निकल जाते हैं, तो इसको हम अल्फ़ा पार्टिकल बोलें। सी दिस इज़ द एक्सपेरिमेंट। सो ए स्ट्रीम of high energy alpha particle from a radioactive source was directed at a thin foil. See, this is the source of alpha particle. ये alpha particle का source है. This is radioactive in nature. This is lead plate was directed at a thin foil. ये जो आपको यहाँ पर ये येलो कलर का दिख रहा है, this is a thin gold foil. ये गोल्ड की एक पतली सी शीट है, जो सोना होता है ना, उसकी एक पतली सी शीट है। यहाँ से अल्फ़ा पार्टिकल निकल रहे थे। इस लेड, ये जो लेड की प्लेट दिख रही है आपको, इससे पास होने के बाद में वो इस गोल्ड फॉइल से टकरा रहे थे। यहाँ से देखो, यहाँ से पार्टिकल आ रहे हैं ऐसे, इससे निकल के फिर ये इस थीन गोल्ड फॉइल पे यहाँ पर टकरा रहे हैं। तो थीन गोल्ड फॉइल हैड ए सर्कुलर फ्लोरोसेंट जिंक सल्फाइड स्क्रीन। और ये जो सर्कुलर आपको दिख रहा है ये पीछे की तरफ, ये दिस इज़ ए स्क्रीन, ये एक स्क्रीन है। इसके यहाँ पर जिंक सल्फाइड की एक वो लेप कर रखा है इसके पीछे, जिंक सल्फाइड स्क्रीन है, ये जिंक सल्फाइड की स्क्रीन है। सो whenever alpha particle struck a screen, whenever alpha particle struck the screen, a tiny flash of light was produced at that point. जब ये जो पीछे स्क्रीन दिख रही है, जब भी इस पर अल्फ़ा पार्टिकल टकराएंगे तो यहाँ पर एक चमक सी पैदा होती है। जैसे यहाँ से आया और इधर टकराया तो यहाँ पे चमक पैदा होगी, इधर टकराया तो यहाँ चमक पैदा होगी, इधर। तो जिस जगह पे टकराएंगे, यहाँ से निकलेंगे, इसके अंदर से पास होने के बाद में इसके आर पार निकलेंगे और यहाँ इधर ये किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं। जब इससे टकराएंगे तो यहाँ पे चमक सी पैदा होगी। सो द रिजल्ट ऑफ स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट वर क्विट अनएक्सपेक्टेड। अकॉर्डिंग टू थॉमसन्स मॉडल एटम, द मास ऑफ ईच गोल्ड एटम इन द फॉइल शुड हैव बीन स्प्रेड इवनली ओवर द एंटायर एटम एंड अल्फा पार्टिकल हैड इनफ एनर्जी टू पास डायरेक्टली थ्रू सच ए यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास. It was expected that particle would slow down and change direction only by a small angle as they pass through the foil. It was observed that. So this is the alpha particle scattering experiment. आगे देखो, यहाँ पर ये एक डायग्राम और है important. See this diagram. This is the gold foil. See this. ये गोल्ड फॉइल है। ये जो गोल्ड फॉइल आपको मैंने येलो वाली दिखाई थी, वो इसको यहाँ पे थोड़ा बड़ा करके हम देख रहे हैं। सी दिस इज़ द गोल्ड फॉइल्स एंड एटम्स ऑफ गोल्ड। ये एटम्स ऑफ गोल्ड यहाँ पे बने हुए हैं। सी दिस इज़ द बीम ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल। यहाँ पर हम अल्फ़ा पार्टिकल से इसको शूट कर रहे हैं गोल्ड फॉइल को। सो देखो, मोस्ट ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल पासेस थ्रू द गोल्ड फॉइल अनडिफ्लेक्टेड। डिफ्लेक्टेड मतलब सीधे सीधे जाना, बिना मुड़े हुए। तो देखो, ये पार्टिकल पूरा सीधा निकल गया, ये पार्टिकल पूरा सीधा सीधा पास हो गया, ये सीधा इसके आर पार चला गया, ये भी इसके इस तरह से आर पार हो गया। तो मोस्ट ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉइल अनडिफ्लेक्टेड, बिना अपना रास्ता चेंज किए सीधे सीधे उस गोल्ड फॉइल के आर पार चले गए। सेकंड, ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल वाज डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल। कुछ स्मॉल फ्रैक्शन जो था अल्फ़ा पार्टिकल का, वो एक छोटा एंगल बना के उसके आर पार निकल गए। स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल वाज डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल। देखो, कुछ पार्टिकल ने क्या किया, ये देखो, ये पार्टिकल आ रहा है और इससे टकराने के बाद इसने ये सीधा नहीं गया, इसने एक छोटा सा स्मॉल एंगल बना लिया। तो ज़्यादातर तो सीधे चले गए और कुछ ने टकराने के बाद अल्फ़ा पार्टिकल ने एक स्मॉल सा एंगल बनाया। एंड ए वेरी फ्यू अल्फ़ा पार्टिकल, और बहुत ही कम, मतलब 20,000 में से एक पार्टिकल वापस टकरा के फिर से आ गया, बाउंस बैक, दैट इज़ वर डिफ्लेक्टेड बाय नियरली 180 डिग्री। और 180 डिग्री का एंगल बनाकर वो रिटर्न आ गया, मतलब जहाँ से वो चला था वापस से वो आ गया। देखो, ये अल्फ़ा पार्टिकल आ रहा है, ये टकरा और वापस
दूसरी तरफ आ गया, ठीक है। तो ये 3 ऑब्जर्वेशन उसने किए। तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑब्जर्वेशन रदरफोर्ड ड्रू द फॉलोइंग कंक्लूजन, उसने कुछ फॉलोइंग कंक्लूजन निकाले। व्हाट इज दिस कंक्लूजन? सी दिस इज द कंक्लूजन। फर्स्ट ऑफ ऑल, most of the space in the atom is empty as most of the alpha particle pass through the foil undeflected। जो एटम के अंदर की जो मोस्ट ऑफ द स्पेस है वो खाली होती है, क्योंकि जब खाली थी तो वो बिना अपना रास्ता चेंज किए सीधे सीधे पास हो गए। मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम इज एम्प्टी, ओके। एंड ए फ्यू पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल, और कुछ जो थे अल्फा पार्टिकल क्या है, हीलियम प्लस मतलब पॉजिटिवली चार्ज है। सो ए फ्यू पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड, कुछ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो गए, मतलब अपना रास्ता चेंज कर लिया। द डिफ्लेक्शन मस्ट बी ड्यू टू द एनॉर्मस रिपल्सिव फोर्स। उसने डिफ्लेक्शन क्यों शो करा? रिपल्शन की वजह से। रिपल्शन मतलब जब दो चीज़ें दूर दूर जाती हैं एक दूसरे से तो उसको रिपल्शन बोलते हैं। सो जैसे पॉजिटिव के पास में आएगा तो रिपल्शन होगा। पॉजिटिव whenever positive comes with positive, so there is a repulsion। अगर पॉजिटिव पास में आएंगे तो रिपल्शन होगा, और अगर पॉजिटिव नेगेटिव पास में आएंगे तो अट्रैक्शन होगा। सो वो रिपल्शन क्यों हो रहा था? बिकॉज ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम इज़ नॉट स्प्रेड थ्रू आउट द एटम। सो द पॉजिटिव चार्ज है एटम के अंदर का, हमको पता है कि एटम में पॉजिटिव चार्ज भी होता है, नेगेटिव चार्ज भी होता है, न्यूट्रल चार्ज भी होता है। तो जब पॉजिटिव के कॉन्टैक्ट में आया तो उसमें डिफ्लेक्शन हुआ। सो द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम इज़ नॉट स्प्रेड, तो पॉजिटिव चार्ज है एटम का वो सब दूर नहीं फैला हुआ, जैसा कि थॉमसन ने बताया था। द पॉजिटिव चार्ज हैज़ टू बी कॉन्सेंट्रेटेड इन ए वेरी स्मॉल वॉल्यूम, पॉजिटिव चार्ज एक बहुत छोटी सी जगह पर रुका हुआ है। एंड ए डिफ्लेक्टेड द पॉजिटिव चार्ज अल्फा पार्टिकल, ठीक है, तो जिसकी वजह से उसने वो थोड़ा सा रास्ता चेंज किया। सो कैलकुलेशन बाय रदरफोर्ड शोज दैट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द न्यूक्लियस इज नेग्लिजिबल। तो उसने बताया, कैलकुलेशन करी रदरफोर्ड ने, और क्या बताया कैलकुलेशन करके? वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस मतलब एटम का सेंटर जो होता है वो बहुत ही छोटा है, स्मॉल एज कम्पेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द एटम। जो टोटल एटम है, मतलब कोई अगर सर्कुलर चीज़ है, ऐसे कोई सर्कुलर चीज़ है, स्फेरिकल है, जैसे कोई एक क्रिकेट की बॉल है, तो बॉल का साइज है और उसके बीच का जो सेंटर है वो बहुत छोटा है, मतलब एटम का जो साइज है वो तो बड़ा है, और उसके कंपैरिजन में अगर न्यूक्लियस को देखें, उसका सेंटर को देखें तो वो बहुत ही छोटा है। कितना छोटा है? तो देखो, द रेडियस ऑफ द एटम इज़ अबाउट 10 टू द पावर -10 मीटर। एटम का रेडियस कितना बता रहा है? अगर कोई स्फेरिकल चीज़ होती तो उसका रेडियस भी होता है। सो द रेडियस ऑफ द एटम इज़ अबाउट 10 टू द पावर -10 मीटर, वाइल दैट ऑफ न्यूक्लियस इज 10 टू द पावर -15 मीटर। और न्यूक्लियस का रेडियस कितना है? देखो बहुत छोटा, 10 टू द पावर -10 पावर है, और यहाँ पे 15 पावर, बहुत छोटा। जैसे जैसे पावर बढ़ती जाती है वो करोड़ों में कम होती जाती है चीज़, लाखों करोड़ों में कम होती जाती है, तो इतनी कम होती जा रही है। एक पावर -11 से करोड़ों गुना कम हो जाएगी, फिर 12, फिर 13, 14, 15 ऐसे। सो आप देखो, सी द डिफरेंस इन साइज बाय रियलाइजिंग दैट इफ़ ए क्रिकेट बॉल रिप्रेजेंट ए न्यूक्लियस। देखो, अगर मान लो ये आपका एटम है, ये सी दिस, ये आपका एटम है, ये इतना बड़ा एटम है ना, और इसका बीच का सेंटर पार्ट है जिसको हमने न्यूक्लियस बोला, ओके। ये आपका एटम है पूरा, और ये इसके सेंटर पार्ट है जिसको हमने बोला इट इज़ न्यूक्लियस, दिस इज न्यूक्लियस, ओके। तो उसने क्या बोला कि अगर आप ये जो क्रिकेट की बॉल है, ये क्रिकेट बॉल मान लो इसको, ये क्रिकेट बॉल है, ये क्रिकेट बॉल इतना बड़ा अगर आपका न्यूक्लियस होता, इफ़ दिस, ये न्यूक्लियस क्रिकेट के बॉल इतना बड़ा है, तो ये जो पूरा एटम का अगर हम साइज लें, इसकी रेडियस जो होगी यहाँ से, इसकी रेडियस 5 किलोमीटर लंबी होगी, मतलब इतना छोटा न्यूक्लियस कहलाएगा पूरे एटम के कंपैरिजन में। तो अगर क्रिकेट के बॉल इतना बड़ा न्यूक्लियस हो तो पूरा एटम 5 किलोमीटर बड़ा होगा, ठीक है। सोचो ये कितना छोटा है न्यूक्लियस का साइज एज़ कम्पेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द एटम। सो ऑन द बेसिस ऑफ द ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन रदरफोर्ड प्रपोज द न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल। इसके बेसिस पर न्यूक्लियस ने अपना रदरफोर्ड ने अपना न्यूक्लियर मॉडल बताया। वो मॉडल क्या था मैं बताता हूँ, सी दिस। सो ये मॉडल क्या था? सो सपोज दिस इज़ द एटम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम,
एंड दिस इज न्यूक्लियस। तो ये एक एटम होगा, स्फेरिकल होगा और उसके सेंटर में न्यूक्लियस होता है। ओके, ऐसा उसने बोला, दिस इज न्यूक्लियस। ठीक है, सो द पॉजिटिव चार्ज एंड मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम वाज डेंसली कंसनट्रेटेड इन एक्सट्रीमली स्मॉल एटम, स्मॉल रीजन। तो जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, ये यहाँ पर है। ये जो न्यूक्लियस है, इसका जितना भी पॉजिटिव चार्ज है एटम का, वो इस न्यूक्लियस के अंदर सिमटा हुआ है। यहाँ पर इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है, बहुत ही छोटे से एरिया में। दिस वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ द एटम वाज कॉल्ड न्यूक्लियस। और ये जो छोटा सा हिस्सा है, इसको हमने बोला ये न्यूक्लियस ऑफ द एटम है, ये न्यूक्लियस कहलाएगा बाय रदरफोर्ड। उसके बाद द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन दैट मूव अराउंड द न्यूक्लियस विद ए वेरी हाई स्पीड इन सर्कुलर पाथ कॉल्ड ऑर्बिट। और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहे हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है और ऐसे गोल गोल इसके चक्कर लगा रहे हैं। और ये जो रास्ता आपको दिख रहा है, इसको इसने बोला ऑर्बिट। क्या नाम दिया इसने इसको? ऑर्बिट। ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन ऐसे गोल गोल घूमते हैं। एंड दिस वेरी हाई स्पीड, ये जो सर्कुलर पाथ आपको दिख रहा है, सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड ऑर्बिट। द रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम रिसेंबल द सोलर सिस्टम। इसने इसको किस तरह से बताया? सोलर सिस्टम की तरह। सोलर सिस्टम की तरह इसने अपना मॉडल बताया। इन विच द न्यूक्लियस प्ले द रोल। ये जो न्यूक्लियस है, जैसे सन होता है, सन सेंटर में होता है और उसके चारों तरफ प्लेनेट घूमते हैं। ओके, उसी तरीके से न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस आर हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये जो इलेक्ट्रॉन है और ये जो न्यूक्लियस है, सो न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में देयर इज ए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। देयर इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके, इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। ओके, देयर इज ए electrostatic force of attraction between electrons and protons. Okay, so this is the nuclear model of Rutherford's nuclear model of atom, है ना। सोलर सिस्टम की तरह होता है, न्यूक्लियस होता है बीच में, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते हैं और न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में देयर इज अ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और जो सर्कुलर पाथ होता है उसको उसने नाम दिया था ऑर्बिट। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है। ऑर्बिट क्या होता है? ये जो सर्कुलर रास्ता है इसको ऑर्बिट कहा गया है और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ घूमते हैं। तो ऐसे बहुत सारे ऑर्बिट होंगे। एक ऑर्बिट ये है, एक और ऑर्बिट हो सकता है। जैसे बहुत सारे प्लेनेट होते हैं उसी तरीके से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन भी होंगे। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन घूमते रहेंगे। ओके, व्हाट इज़ एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर? सो एटॉमिक नंबर और मास नंबर क्या होता है? सी दिस, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू, एटॉमिक नंबर को हम रिप्रेजेंट करेंगे Z से। एटॉमिक नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय Z। सो नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है न्यूक्लियस में, नंबर ऑफ प्रोटॉन को ही हम एटॉमिक नंबर बोलते हैं कि किसी एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं वो उसका एटॉमिक नंबर कहलाता है। सो नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, उसको हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर और इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय Z। एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन न्यूट्रल एटम। न्यूट्रल मतलब अगर पॉजिटिव नेगेटिव कोई चार्ज नहीं है किसी एटम पर, तब उस कंडीशन में प्रोटॉन का नंबर और इलेक्ट्रॉन का नंबर दोनों इक्वल होंगे। जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन भी होंगे। अगर उसके किसी एटम के ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नहीं है तब। सो देखो इसका एक एग्जांपल, जैसे कि आपके पास में है सोडियम, इसका एटॉमिक नंबर होता है 11। इसका मतलब है इसमें 11 प्रोटॉन है। कितने प्रोटॉन है इसमें? 11 प्रोटॉन। ओके, 11 प्रोटॉन। कितने प्रोटॉन है इसमें? 11 प्रोटॉन। तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 11 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि अभी इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। तो 11 प्रोटॉन। उसी तरीके से आप अगर ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। इसका मतलब है इसके अंदर 8 प्रोटॉन है। कितने प्रोटॉन है? 8 प्रोटॉन। अब जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन भी होंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन हो गए, तो इसमें 8 ही इलेक्ट्रॉन भी है।
उसी तरीके से नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, इसका मतलब है इसके अंदर 7 प्रोटॉन्स है। 7 प्रोटॉन, जब 7 प्रोटॉन है तो 7 ही इलेक्ट्रॉन भी होंगे, 7 ही इलेक्ट्रॉन भी होंगे। अब देखो न्यूट्रल होना चाहिए कंडीशन। अगर मैंने ऐसा लिख दिया Na प्लस अगर पॉजिटिव चार्ज आ गया, अब इसका मतलब है इसके अंदर प्रोटॉन तो 11 ही है, इसका एटॉमिक नंबर तो चेंज नहीं होगा, लेकिन अब प्लस है मतलब इसके अंदर से 1 इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो इसमें होंगे 10 इलेक्ट्रॉन। तो जब पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नहीं होगा तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम होगा, जितने प्रोटॉन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन भी होंगे। उसी तरीके से आप देखो मैंने लिखा ऑक्सीजन 2 माइनस O2 लिखा, इसका मतलब है इसके अंदर प्रोटॉन तो 80 है, इसका एटॉमिक नंबर तो 8 ही है, लेकिन अब माइनस मतलब 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, पहले 8 होते थे अब 2 और बढ़ गए, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। समझ में आ रहा है? उसी तरीके से हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, इसका मतलब इसके अंदर 1 प्रोटॉन है और 1 ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अगर मैं ऐसा लिख दूं हाइड्रोजन H प्लस लिख दिया, इसका मतलब इसके अंदर प्रोटॉन 1 है। अब प्लस मतलब इलेक्ट्रॉन कम हो गया, पहले प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल थे, 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन था, लेकिन प्लस होने की वजह से 1 इलेक्ट्रॉन कम हो गया, मतलब 0 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ठीक है, उसी तरीके से नाइट्रोजन 3 माइनस, अब इसके अंदर प्रोटॉन तो 7 है, 7 प्रोटॉन, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 3 इलेक्ट्रॉन और बढ़ गए, तो पहले 7 थे अब कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। ओके, सो जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं न्यूट्रल एटम में। अगर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन का नंबर भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, मास नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मास नंबर। व्हाट इज मास नंबर? मास नंबर इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ए, हम इसको ए से रिप्रेजेंट करेंगे, एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। प्रोटॉन का नंबर इसको हम जेड से ले दिखाते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू जेड। मास नंबर को हम रिप्रेजेंट करेंगे ए से और न्यूट्रॉन को हम स्मॉल एन से रिप्रेजेंट। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ दें तो वो कहलाता है मास नंबर। अगर हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ दें तो वो कहलाएगा मास नंबर। जैसे कि एग्जांपल आप देखो, सपोज मेरे पास एक ही क्वेश्चन है, ये एक एग्जांपल है, सीरियस सी, ये है मेरे पास ऑक्सीजन, इसका एटॉमिक नंबर है 8, इसमें प्रोटॉन है 8, इसमें इलेक्ट्रॉन है 8 और न्यूट्रॉन है 8 न्यूट्रॉन है। तो एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू ए, तो Z प्लस एन, Z क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन को जोड़ दो, 8 प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन कितने हैं 8, तो इसका मास नंबर कितना आ जाएगा 16, इसका A कितना आ जाएगा 16, A मीन्स मास नंबर। उसी तरीके से अगर आप देखो नाइट्रोजन देखो, सिंपल केस पहले 7, इसका एटॉमिक नंबर 7 है, एटॉमिक नंबर 7 मीन्स प्रोटॉन कितने हैं इज इक्वल टू 7, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 7, न्यूट्रॉन इसके अंदर होते हैं 7, तो A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा Z प्लस एन, A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा Z प्लस एन, Z कितना है 7, प्रोटॉन का नंबर प्लस न्यूट्रॉन का नंबर कितना है 7, तो इसका मास नंबर कितना हो जाएगा 14। तो मास नंबर किसको बोलेंगे हम, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, प्रोटॉन का नंबर और न्यूट्रॉन का नंबर दोनों नंबर को जोड़ देंगे विच इज़ इक्वल टू मास नंबर, वो मास नंबर कहलाएगा। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन को हम Z से रिप्रेजेंट करेंगे, मास नंबर को हम A से रिप्रेजेंट करेंगे और न्यूट्रॉन के नंबर को हम N से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, so this is all about atomic number and mass number, and remaining topics will be covered in our next session. Okay, now we are going to end of the session, so whatever we learned please practice and practice। जो भी आपको पढ़ाया गया है उसकी प्रैक्टिस करें, बुक परचेस कर लें और बुक रीडिंग चालू कर दें, क्योंकि आपको बुक रीडिंग नहीं करोगे तो फिर समझने में प्रॉब्लम्स होंगी। ओके, सो बाय बाय, थैंक यू।